नमस्कार साथियों। चुनाव का सेमीफाइनल समाप्त हो गया है। परंपरा के अनुसार ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। उसका कई वजह है। जब से ईवीएम चुनाव प्रक्रिया में आया है उस वक्त से विवादों में है, और यह भी सच है कि सरकार जिसकी भी रही हो उसने कभी भी ईवीएम को विवादास्पद नहीं माना है। उसको हमेशा यह कहा है कि ईवीएम से चुनाव के परिणाम को बदला नहीं जा सकता है। मैं एक इंजीनियर हूं। इंजीनियर के रूप में यह जानता हूं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के परिणाम को बदला जा सकता है, और उस पर हमारा एसेस किस प्रकार का है उससे यह बात डिपेंड करता है। कई बार चुनाव आयोग जो है वह इस बात को प्रमाणित करने के लिए विपक्षियों को आमंत्रित किया, और उसमें जो शर्त उनके द्वारा लगाए गए थे वे शर्त इस प्रकार के थे कि कोई उस मशीन को छुएगा नहीं और बिना छुए परिणाम को बदलना था। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने जो अपॉर्चुनिटी या जिस दायरे में रह करके विपक्ष को कहा कि आप ईवीएम से चुनाव परिणाम को बदल कर दिखाइए, क्या वही शर्त उनके अधिकारियों के साथ होता है? क्या उनके अधिकारी उस ईवीएम मशीन को छू नहीं सकते हैं, या वह ईवीएम मशीन चुनाव आयोग या सरकार के अधिकारी पदाधिकारियों के हाथ में पूर्णतः नहीं होता है? क्या यही वही अधिकार चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों को दिया या किसी एक्सपर्ट को दिया? तो सवाल होगा, जवाब होगा नहीं। दोनों के हक और दायरे अलग थे, और अलग अलग दायरे में रह करके चुनाव आयोग ने ईवीएम से रिजल्ट के मैनिपुलेशन पर जवाब मांगा था। ऐसे में जवाब वही आता जो चुनाव आयोग चाहता था, और वही आया। चुनाव आते ही कई संस्थानों पर भी सवाल परंपरा के अनुसार खड़े हो जाते हैं। आजकल नया उसमें एक नाम जुड़ा है जिसको हम ईडी बोलते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। सीबीआई अब उतना काम की नहीं रह गई है जितना कांग्रेस के जमाने में हुआ करती थी। अब इस तोता को मरा हुआ मान लिया गया है, कम से कम सरकार के द्वारा। अब सरकार सीबीआई को उतना प्रभावी नहीं मानती है चुनाव परिणाम के या नेता विपक्ष के नेताओं पर दबाव बनाने के लिए। इसलिए आजकल सीबीआई का उपयोग विपक्षी दलों के खिलाफ बहुत कम हो रहा है। ईडी अपना प्रतिष्ठा सरकार के नजर में इस मायने में बहुत बढ़ा ली है। अब ईडी का प्रयोग सरकार में जो पार्टी रहती है वो बहुत खुल के कर रही है, और उसका परिणाम कई राज्यों में चुनाव परिणाम में भी दिख रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में इसी ईडी ने एक वीडियो आने के बाद बघेल से लेकर के सब पर सवाल खड़ा किए। यहां तक कि ईडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया। उसका चुनाव परिणाम पर कितना असर हुआ इसका आकलन अभी संभव नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो फर्क पड़ा होगा। लेकिन जब यही बात भाजपा के नेता पर आया, उनके बेटे का वीडियो आया, हजार करोड़ का लेन देन था उनके घर का, उसमें साफ वीडियो दिख रहा था। उनके पुत्र वधू के साथ जो वीडियो जारी करता था उसका चैटिंग पूरी तरह से वायरल किया गया।
उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यह पक्षपात है जो साफ साफ हमको आपको नजर आ रहा है। सरकार जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं पर दबाव बना करके अपने दल में शामिल करा करके जांच प्रक्रिया को समाप्त कर दे रही है, उससे भी यह बात लोगों के मन में आया है कि इससे परिणाम को बदलने में सरकार उपयोग कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू जो हमारे आपके बीच है वो यह है कि कल तक कोई असहमति बनती थी सरकार के नीतियों से, अगर लोगों को लगता था कि यह नीति सरकार का सही नहीं है तो हम सड़कों पर उतर जाते थे। आप याद कीजिए 2012-13 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो रामलीला मैदान में केजरीवाल, रामदेव, अन्ना हजारे कितने बड़े बड़े ऐतिहासिक आंदोलन किए। ये सारे जीव जंतु आज भी जीवित हैं। राजनीतिक मत भिन्नता आज भी वही है, उसी दर्जे पर है, लेकिन आज कोई आंदोलन, रैली नहीं हो रहा है। और लालू यादव का तेल पिलावन और लाठी चलावन रैली किसको याद नहीं होगा। हर साल हर राजनीतिक दल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कोई ना कोई रैली राजधानी के स्तर पर करती थी। अब वह चीज नहीं दिख रहा है। कारण क्या है? क्या भारत के नागरिक राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो गए हैं? यह सवाल हर नागरिक के मन में उठना चाहिए। और यह भी उठना चाहिए कि जिस प्रकार सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था और जिस तरह के सवाल हमारे आपके मन में ईडी को लेकर के उठ रहे हैं, इनकम टैक्स को लेकर के उठ रहे हैं या चुनाव आयोग को लेकर के उठ रहे हैं, क्या हमने इन संस्थानों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सड़कों पर कोई आंदोलन किया है? आपको शायद याद हो या नहीं हो, जानकारी हो या नहीं हो, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को जब एफबीआई का नोटिस गया और वे जब एक पदाधिकारी के सामने खड़े हुए तो उन्होंने अपना पूर्व राष्ट्रपति का रुतबा उसको दिखाने का कोशिश किया, तो उस अधिकारी ने कहा कि महोदय, मैं सिर्फ अमेरिका के संविधान को जानता हूं, शेष किसी को नहीं जानता हूं। आपको शायद यह भी पता नहीं होगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ भी एफबीआई जांच कर रही है। जो स्वतंत्रता एफबीआई को अमेरिका में मिली हुई है, क्या वह स्वतंत्रता हमारे यहाँ जांच एजेंसियों को मिला है? दूसरी बात क्या है कि जो शक्ति संपन्न विकसित देश हैं वे पुलिसिंग को और जांच प्रक्रिया को एकदम बिल्कुल अलग अलग करके रखे हुए हैं, जिससे क्या होता है कि जो जांच एजेंसी है उस पर बहुत दबाव नहीं पड़ता और जो जिनको अरेस्ट करना या बाकी काम करना है, जिनको पुलिसिंग करना है, उन पर भी बहुत दबाव नहीं पड़ता और दोनों ही दल अपने अपने विधा में बहुत माहिर हो जाते हैं, क्योंकि सबको एक क्षेत्र में काम करना होता है। अभी सवाल ये है कि जिस तरह से हम लोग या जिस माहौल में हमारा लोकतंत्र जा रहा है, ऐसे में हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारी आपकी क्या भूमिका है? मैं यह नहीं जानता हूं कि ईवीएम से परिणाम को इस सरकार ने कितना प्रभावित किया, लेकिन यह एक तथ्य है कि 19 लाख ईवीएम मशीन गायब हैं। मोदी जी ने इन तीनों राज्यों में हुए चुनाव को कितना प्रभावित किया, वह कोई
स्पष्टता के साथ नहीं कह सकता है जब तक कि कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी इसकी जांच नहीं करे। लेकिन यह एक सच्चाई है, इन चुनावों में हजारों ईवीएम के गड़बड़ी का केस सामने आया है, जिसमें चुनाव आयोग ने कुछ मामले में बाध्य होकर कार्रवाई भी किया है। चुनाव आयोग की भूमिका सवालों के घेरे में है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब मामला विपक्ष का होता है तो बहुत प्रॉम्प्टली एक्शन होता है। अभी जिस प्रकार कांग्रेस तेलंगाना में जीती, वहां के डीजीपी संभावित मुख्यमंत्री से जब मिलने के लिए गए तो बिना किसी शिकायत के चुनाव आयोग ने उनको सस्पेंड कर दिया। क्यों सस्पेंड किया होगा, उम्मीद है आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि किसको खुश करने के लिए यह कार्रवाई की गई। यहां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मूर्खों के सरदार और खुलेआम झूठ बोलते रहे हैं, जिन ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं जिसके खिलाफ तमाम प्रमाण आपके हमारे सामने हैं। लेकिन इस विषय को लेकर के कभी चुनाव आयोग, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री से कोई सवाल नहीं किया या बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कोई नोटिस जारी नहीं किया। ये ऐसे हालात हैं कि आज जो प्रिय व्यक्ति चेयर पर बैठा हुआ है, अगर वही व्यक्ति कल अप्रिय हो जाता है तो आप उसको हटा नहीं पाएंगे। उसको हटाने की जो शक्ति आपको देता है उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। आपको ध्यान में होगा रूस में पुतिन वर्षों से वहां राष्ट्रपति बने हुए हैं। अब चुनावी प्रक्रिया वहां लगभग समाप्त हो चुकी है। यही हालत चीन का है। क्या आप चाहते हैं कि चीन और रूस जैसी हालत भारत में बने? अब कोई चाय बेचने वाला का बेटा या चाय बेचने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। क्या आप इस संभावनाओं को खत्म होते हुए देखना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत वर्ष के केवल 4 नागरिक हैं, मोदी, अडानी, अंबानी और अमित शाह? क्या इसी 4 लोगों के विकास और शक्ति से भारत का शक्ति और विकास का आकलन होगा? अगर आप यह सोचते हैं कि पकौड़ा बेचना एक व्यवसाय है, यही हमारा आपका भविष्य है, तो आपके लिए ये सारे मुद्दे पर चिंता करने की फिर कोई जरूरत नहीं। आज मैं इस बात को महसूस करता हूं। मैंने एक बार पूछा भी था कि जो भाजपा के हमारे मित्र हैं, उन्होंने कई बार कहा हमको कि पकौड़ा रोजगार क्यों नहीं हो सकता। हम कहें कि रोजगार है, लेकिन क्या सरकार ने यह बताया कि तुम्हारे गांव में, तुम्हारे जिला में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे देश में कौन कौन से ऐसे स्पॉट हैं जहां पर पकौड़े का दुकान को सरकार मिसिंग मान रही? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत के 140 करोड़ लोग पकौड़ा का दुकान खोल लें। उस रोजगार की भी अपनी कैपेसिटी होगी, अपनी क्षमता होगी, और वह क्षमता बहुत कम ज़्यादा से डिफाइन नहीं होता है। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर संख्या बताना पड़ेगा कि मोदी सरकार कितने करोड़ लोगों को पकौड़ा उद्योग में इंगेज करना चाहती है। वह संख्या बताना पड़ेगा, वह आइडेंटिफाइड जगह बताना पड़ेगा कि हाँ नौजवानों, तुम इन जगहों पर पकौड़ा का दुकान लगा सकते हो, यहाँ पर संभावित ग्राहकों की अच्छी संख्या है और इससे आपको अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना है, और बाकी बैंकिंग सुविधाएं हम आपको यहाँ उपलब्ध कराएंगे। ये काम निश्चित रूप से सरकार का है कि आप उद्योग या जो कुछ भी आप चाहते हैं कि आपके देश में पनपे, उसके लिए आप नीतिगत सहयोग करें, नीतियों में बदलाव करें और जनता को बताएं कि हाँ यह एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा टारगेट है कि यहाँ पर आप इतने इस चीज़ का उद्योग लगा लें। और हम एक अलग से
विभाग बना रहे हैं जो कि आपके खरीद बिक्री को लाइन अप करेगा, चैनलाइज करेगा, आपके पैसे में कोई ठगी नहीं हो उसको ध्यान में रखेगा। भारत में इतने सारे आई कार्ड बन गए हैं, किस आई कार्ड का कितना महत्व है अब परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। जीएसटी से सरकार ने अपना कलेक्शन बढ़ाया है। इसे कलेक्शन बढ़ाना तो हमारे जैसे लोग कतई नहीं कहते हैं, हम तो इसे लूट कहते हैं। हम लूट इसको क्यों कहते हैं, यह सोचने की बात है। लूट कहने का अर्थ यह है कि जीएसटी केवल आज के भी तारीख में ऐसे व्यवसायियों के पास में है जो ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस से दूर है और जीएसटी मेंटेन करने का सालाना खर्च है जो कम से कम 2000 रुपया महीना से लेकर के ऊपर आप जितना चले जाइए आपके व्यवसायिक क्षमता के अनुसार वह है। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपया महीना एक बड़ी रकम है। जीएसटी पदाधिकारी आपके यहाँ आकर के किस प्रकार का आपका शोषण कर सकते हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं। हमें मालूम हुआ है कि सरकार जीएसटी को भी ईडी के जैसा ताकत देने जा रही है। जब ईडी के जैसा ताकत जीएसटी के पदाधिकारियों को मिल जाएगा तो आप सोच लीजिए कि आपके साथ कम से कम भारत के व्यापारियों के साथ भी वही सब कुछ होगा जो अब तक विपक्षियों के साथ होता रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड भारत के राजनीति का आज के तारीख में सबसे बड़ा शत्रु के रूप में खड़ा हुआ है, सबसे बड़ा राक्षस के रूप में खड़ा हुआ है, जो कब भारत के लोकतंत्र को कितना ग्रास लिया है उसका अंदाज अनुमान हम लोग अभी तक नहीं लगा पा रहे हैं। यह रकम सोचने वाला है कि भाजपा के पास 6000 करोड़ रुपया से अधिक का इलेक्टोरल बॉन्ड उनको मिला और बाकी लोगों को उससे बहुत कम का पैसा मिला है। और यह निश्चित रूप से इस बात को दिखाता है कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कभी भी खत्म किया जा सकता है। आप खुद स्वाभाविक रूप से सोचिए कि जब हम आपके पास चंदा लेने के लिए जाएंगे या कोई एमएलए कोई एमपी आपके पास चंदा लेने के लिए जाता है तो आप उसको कितना रुपया चंदा देते हैं? मुश्किल से 1000, 1100, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि चंदा का रकम इसी दायरे में हो सकता है। अगर अदानी अंबानी है तो लाख करोड़ रुपया दे सकता है, लेकिन जो हजारों करोड़ रुपया दे रहा है निश्चित रूप से वह चंदा नहीं है, वह लेवी है, वह असूली है। और यह एक साफ बात है कि असूली से लोकतंत्र नहीं बचता है। लोकतंत्र बचने के लिए सभी दलों के साथ में कमोबेश जो उनके विचारधारा का है एक समान, जैसे आप इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले जिस प्रकार का चंदा आता था आप उसके परसेंटेज में जो अंतर आ जाया है वह एक गंभीर मामला खड़ा करता है। और जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है। संविधान का रक्षक कोई कोर्ट नहीं है, संविधान का रक्षक हम आप हैं। कोर्ट का भी इतिहास यही जान लीजिए कि जब सरकारें मजबूत होती है तो कोर्ट सरकार की भाषा बोलती है, जब सरकार कमज़ोर होता है तो कोर्ट नागरिकों की भाषा बोलती है। लेकिन नागरिक को अपनी भाषा पर हमेशा अडिग रखना चाहिए। हमारे एक बहुत बड़े नेता हुए लोहिया जी, ऐसे लोहिया के नाम को कौन नहीं जानता है। उन्होंने कहा था कि जो मरी हुई कौम है वह 5 साल तक इंतजार कर सकती है, जिंदा कौम सड़कों पर रहती है, सवाल करती है और सरकार से जवाब लेती है। लेकिन आज हमारे आपके हालात क्या हैं? हमारे आपके हालात ऐसे हैं कि सरकार बड़े बड़े एक्ट ला रही है, बड़े बड़े अधिनियम ला रही है जिसकी जानकारी एमएलए एमपी तक को नहीं होती।
आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक विशेष सत्र का आयोजन किया था, और सबसे आनंद की बात तो यह है कि वह विशेष सत्र क्यों बुलाया गया था, उस वक्त इसकी जानकारी भाजपा के भी एमपी एमएलए को नहीं थी। क्या आप ऐसे लोकतंत्र को भारत का भविष्य मानते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप एक नागरिक होने के लायक नहीं। सवाल कई हैं, लेकिन संदेह का जवाब हमेशा होना चाहिए। ईवीएम को लेकर के हमारे मन में कई सवाल आते हैं। मैनिपुलेशन संभव है, लेकिन वीवीपैट को बदलना मुश्किल है, क्योंकि वह मैकेनिकल चीज है। तो काउंटिंग मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं होकर के वीवीपैट के पर्चियों का किया जाए, तो मुझे लगता है कि वह भी विश्वसनीयता को बढ़ाने में एक बड़ा योगदान कर सकता है। लेकिन एक जानकारी की सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल का भी चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया गया था, लेकिन जब वहां के वकीलों ने इस पर आपत्ति दर्ज की तो उस चुनाव को अब बैलेट से किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम पर सवाल खड़ा करके उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, तो क्या भारत के नागरिक इस बात के लिए सवाल सरकार को मजबूर नहीं कर सकते कि हो सकता है ईवीएम में गड़बड़ी संभव नहीं हो, लेकिन हमको विश्वास नहीं है। इसीलिए आप चुनाव बैलेट पेपर से कराइए। सवाल विश्वसनीयता का है, सवाल लोकतंत्र का है, तो हम हमेशा लोकतंत्र के साथ में हैं, विश्वसनीयता के सवाल में हैं। इसीलिए इस तर्क में जाने का कोई फायदा नहीं कि ईवीएम के साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हमारी अपनी मान्यता है कि ईवीएम के साथ मैनिपुलेशन हो सकता है। इसीलिए सरकार से निवेदन है कि आप इलेक्टोरल प्रक्रिया का में बैलेट पेपर का उपयोग कीजिए, क्योंकि जो पार्टी विपक्ष में रही है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने ईवीएम का विरोध किया है। और ईवीएम का विरोध को ध्यान में रखते हुए यह नागरिकों का भी है। आपने कई भाजपा के विधायकों से सुना होगा कि तुम वोट किसी को भी दो, लेकिन जाएगा भाजपा में ही। ये सब क्या है, अविश्वास बढ़ा रहा है, और इस अविश्वास को खत्म करने के लिए हम लोगों को बैलेट की ओर लौटना होगा। यही आग्रह के साथ आज के वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ। आप सबसे निवेदन है पहले की ही तरह कि हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही एक ऐसी ताकत है जो हमको हमारा मूल्य को बढ़ाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका सहयोग पूर्व की भांति मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।